हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेट कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है। लास्ट क्लास में हमने फैक्टर्स डिस्कस करे थे, उसमें हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा। उसी की एक्सप्रेशन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज वेरिएबल्स आएंगे उन सबको बहुत अच्छे से हम पढ़ते हुए चलेंगे। उन पे जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हर एक क्वेश्चन यहां पर कवर करते हुए चलेंगे। सो देखिए, जैसे हमारे पास है यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के क्या होती है, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ये आपका छोटा सा टॉपिक है बट हाँ क्वेश्चंस काफी बन जाते हैं। रेट कांस्टेंट होता क्या है, मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी के बीच में तो डिफरेंस कई बार आया हुआ है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक भी। ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी डेफिनेशन भी पूछी जा चुकी है कई बार, ठीक है। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे जो भी इसके अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम रेट लॉ एक्सप्रेशन से कि रेट लॉ एक्सप्रेशन की शुरुआत कैसे हुई थी, कि हमने कैसे पता लगाया कि कंसंट्रेशन जो है वो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और किसकी, कौन सी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो देखिए, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट कैसा करा, हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया। कोई भी रिएक्शन, काफी सारी रिएक्शंस हमने करवा के देखी जिसमें रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसमें हमने एक ऑब्जर्वेशन करी। क्या ऑब्जर्वेशन करी कि रिएक्शन जब शुरू हो रही है, यानी कि बिगिनिंग जो है रिएक्शन की, बिगिनिंग में हमने ये देखा कि जो रिएक्शन का रेट है, रिएक्शन का रेट बहुत ही फास्ट है, रिएक्शन बहुत स्पीड जा रही है, ठीक है। तो बिगिनिंग में रेट ऑफ रिएक्शन जो है इज फास्ट, काफी ज्यादा फास्ट है। बट जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है, वो अपने फाइनल स्टेजेस में पहुंच रही है, रिएक्शन आगे बढ़ती जा रही है, तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि जैसे जैसे रिएक्शन खत्म होने वाली है उसका रेट धीरे धीरे घटता जा रहा है, यानी रिएक्शन स्लो होती जा रही है। ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कि रिएक्शन क्या हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इज स्लो। यानी रिएक्टेंट से जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जा रहा है, रिएक्शन शुरू हुई, रिएक्टेंट से जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जा रहा है वैसे वैसे वो रिएक्शन का रेट घटता जा रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें यह समझ में आया कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तब तो रेट भी ज्यादा था, क्योंकि बिगिनिंग में क्या होगा, बिगिनिंग में हम क्या देखते हैं कि बिगिनिंग के अंदर जब रिएक्शन शुरू करते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई होगी, ठीक है, और प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, ठीक है। और लास्ट जब रिएक्शन फाइनल स्टेजेस में है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो यहां से हमें यह समझ में आता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रही है वैसे वैसे रिएक्शन का रेट भी घटना शुरू हो जाता है। और इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम लोग ये बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। इसी को अगर हम ग्राफिकली समझना चाहें तो हम लोग कैसे समझते हैं, और ये कंसंट्रेशन हमें पूरा लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ग्राफिकली देखिए, ग्राफिकली हम कैसे समझेंगे, हमारे पास एक सिंपल सा ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ओके, इनिशियली जब रिएक्शन शुरुआत है यानी टाइम t इक्वल्स टू 0 है, रिएक्शन बिल्कुल शुरू हुई है, तो इनिशियली हम ये सपोज करके चलते हैं कि प्रोडक्ट बना ही नहीं है, अभी प्रोडक्ट होगा ही नहीं, तो प्रोडक्ट इनिशियली 0 होगा। स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली प्रोडक्ट यहां होगा, रिएक्टेंट इनिशियली काफी ज्यादा होगा, तो रिएक्टेंट को हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अभी ज्यादा है। अब ग्राफिकली इसको समझो, जैसे ही रिएक्शन शुरू हुई हमने ये ऑब्जर्व करा कि रेट बहुत हाई है। रेट हाई कैसे, ध्यान से देखना, टाइम थोड़ा सा ही बीता एकदम से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, बहुत ज्यादा एकदम से कम हो रही है। उसके बाद जैसे ही रिएक्शन थोड़ी और आगे बढ़ी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिएक्शन का रेट थोड़ा घट रहा है। अब जो टाइम के साथ रिएक्टेंट का चेंज है, यानी टाइम के साथ जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज है वो कम हो रहा है,
कम क्यों हो रहा है? बिकॉज रिएक्शन स्लो हो गई, कि टाइम ज्यादा आगे बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन कम यूज हो रही है रिएक्टेंट की। और आगे गए तो हमने देखा और स्लो हो गया रेट, और आगे गए तो रेट ऐसे स्लो होता गया, और ऐसे ही प्रोडक्ट, इनिशियली प्रोडक्ट काफी ज्यादा बन गया, धीरे धीरे प्रोडक्ट बनना भी धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। तो इस तरीके से हम ग्राफ को समझते हैं कि इनिशियली रिएक्टेंट एकदम से डिक्रीज होना शुरू होगा, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होगा और धीरे हो जाएगा, और एक टाइम के बाद वो डिक्रीज बहुत ही माइन्यूट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम रीच कर देगा, यानी कि डिक्रीज होगा ही नहीं, लाइन पैरेलल आ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब लाइन पैरेलल आ जाए ना तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये चीज ऑब्जर्व करने के बाद रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया गया, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में एक रिलेशन डेवलप करा हमने। ठीक है, तो अब रेट लॉ एक्सप्रेशन देखिए क्या है। रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या बोलता है? सबसे पहली चीज तो उसने यही बोली कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट करा कि हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी, स्मॉल सी, ये सब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, और कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने बोला, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन लिखा हमने, ए के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए, मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ अनदर रिएक्टेंट, यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दीज कंसंट्रेशन ऑफ दीज रिएक्टेंट्स। ठीक है, ईच रेज टू द सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यानी आप यहां पर ये चीज देख सकते हो कि ए नहीं लिखा हमने यहां, बी नहीं लिखा हमने यहां। ठीक है, यहां पर हमने लिखा एक्स एंड वाई। एक्स और वाई कुछ भी, मतलब कोई पावर होगी ए और बी की, जरूरी नहीं है वो ए और बी के इक्वल हो, और हो भी सकता है कि वो ए और बी के इक्वल हो। अब ये क्या चीज है, इसको भी डिस्कस करेंगे हम। पहले इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे ही हमने ऑब्जर्व करा कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? के है यहां पर रेट कांस्टेंट, या वेलोसिटी कांस्टेंट बोला जाता है इसको, वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट, और इन दोनों को सम अप करके रेट लॉ एक्सप्रेशन बनती है। रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ वाई, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर वाई, वेयर एक्स और वाई जो हमने यहां पर लिखा है, एक्स और वाई वो मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब है क्या ये, हम अभी डिस्कस करते हैं। इसको हम जनरली एक्स और वाई को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सेकंड जो के है हमारे पास, ये के रेट कांस्टेंट है, इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इसको स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोला जाता है, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एक्स एंड वाई, कि एक्स और वाई यहां पर क्या है, क्या यहां पर लिया गया है ये। ठीक है, सो एक्स और वाई ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो देखिए, हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट करा कि रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तब हमने एक चीज और ऑब्जर्व करी कि रिएक्टेंट जो है उसके चेंज की, उसको अगर हम चेंज करते हैं तो रेट में कितना चेंज आ रहा है, यानी कि रेट कितना सेंसिटिव है विद रिस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट, कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करते हो, कोई भी, जैसे आपने यहां पे सपोज ये ले रखा है,
एक रिएक्शन हमने ले ली इसी टाइप की, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ये हमने एक रिएक्शन ले ली, ठीक है। अब इस रिएक्शन में हम लोगों ने ऑब्जर्व करा, हमने ऑब्जर्व करना शुरू करा कि यहाँ पे A B C D, हमने एक एक्सपेरिमेंट करवाया, A B की कंसंट्रेशन ली और यहाँ पे रेट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इनिशियली सबसे पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट करवाया, जिस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने A की कंसंट्रेशन को यूनिटी रखा, B की कंसंट्रेशन को भी यूनिटी रखा। ये हमने पहला एक्सपेरिमेंट करवाया और इन दोनों की कंसंट्रेशन यूनिटी रखने पर रेट हमने ऑब्जर्व करा कि रेट आ रहा है 2, ठीक है। नाउ अब हमने A की जो कंसंट्रेशन है उसको डबल ले लिया, सेकंड एक्सपेरिमेंट करवाया कि A की कंसंट्रेशन को डबल ले लिया, B की कंसंट्रेशन एज इट इज वही रहने दी और ऑब्जर्व हमने ये करा कि जब A की कंसंट्रेशन डबल करी गई तो रेट जो है वो भी डबल हो गया, यानी कि रेट हमने ऑब्जर्व करा कि 4 आई वैल्यू। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे हमें यह समझ में आएगा कि रेट कितना सेंसिटिव है विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, कि अगर मैं A को डबल कर रहा हूं तो रेट भी डबल हो रहा है, ठीक है। अगर आप A की कंसंट्रेशन को डबल करते हो तो रेट भी डबल हो रहा है, यानी वो कितना सेंसिटिव है। अगर यहां पे रेट लॉ एक्सप्रेशन मेंशन करी जाए, रेट लॉ एक्सप्रेशन मेंशन करी जाए तो रेट इक्वल्स टू के, A के रिस्पेक्ट में जो रेट है वो 1 पावर में सेंसिटिव, मतलब 1 पावर उसकी लिखी जाएगी कि अगर मैं A को डबल कर रहा हूं तो पावर से बाहर आया और के भी रेट भी डबल हो गया, ठीक है। B का भी हमें नहीं पता, B का हमें सेकंड एक्सपेरिमेंट से भी पता चलेगा, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। तो सेकेंडली हमने एक और एक्सपेरिमेंट करा जिसमें हमने A की कंसंट्रेशन को 1 रखा बट B की कंसंट्रेशन को 2 कर दिया और हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि रेट जो है वो 4 टाइम्स बढ़ गया, 8 वैल्यू आई रेट की। अब 8 वैल्यू क्यों आई रेट की, वो इसलिए आई होगी क्योंकि B की कंसंट्रेशन डबल करने पर, B की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट में 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। और ऐसा कब होगा, जब B की पावर 2 होगी, ठीक है। तो ये जो पावर हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखी है, ये पावर एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, आपने कोई थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं लगाई है, एक सिंपल आपने एक्सपेरिमेंट करवा कर देखा कि चलो इनिशियली हम ये लेते हैं, फिर चेंज करते हैं कि कंसंट्रेशन, देखते हैं कि रेट में कितना चेंज आया, फिर दूसरे ही कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, देखते हैं कि रेट में कितना चेंज आया। जब हमने A की कंसंट्रेशन डबल करी, ठीक है, जब हमने A की कंसंट्रेशन डबल करके 2A कर दी, सपोज करो 2A कर दी, तो हमें पता है सिंपल सी चीज कि रेट क्या हो जाएगा 2K, 2 को हमने बाहर ले लिया, A B की पावर 2, यानी कि जो इनिशियली रेट था, रेट इनिशियली क्या था, ये था जिसमें K A की पावर 1 B की पावर 2, रेट की वैल्यू ट्वाइस आ जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। और अगर हम B की पावर, B को डबल कर देते हैं तो वो पावर से बाहर आएगा और 4 टाइम्स वैल्यू आएगी। तो ये जो हमें पावर मिलती है रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर, ये सिंपल ये बताएगी कि रेट कितना सेंसिटिव है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कंसंट्रेशन। तो ऑर्डर को आप कैसे बता सकते हो, ऑर्डर क्या है बेसिकली x प्लस एक्स एंड वाई, जो ऑर्डर आप बोलते हो ये क्या है, determines how sensitive is rate with change in concentration of reactant, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने में मतलब कितना सेंसिटिव है रेट कि हर एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ 2-3 चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कुछ नोट करके लिख लेते हैं हम कुछ पॉइंट्स ऑर्डर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर जो है सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। कोई किसी भी थ्योरेटिकल अप्रोच से या रिएक्शन को देखकर आप कभी भी नहीं बता सकते
कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। सेकेंडली, इसकी वैल्यू जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 यानी कोई नेचुरल नंबर ही आए। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन भी हो सकती है। अब 0 और फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन का मतलब तो हमें समझ में आ रहा है कि उतने फ्रैक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा, उतना सेंसिटिव होगा रेट। 0 का मतलब ये होता है कि रेट उसी कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, रेट उसी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यही एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमने क्या देखा कि बी की कंसंट्रेशन चेंज करने पे हमने 2 करी, रेट की वैल्यू अगेन 2 ही आ गई, जो पहले थी अभी भी वही आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि बी की कंसंट्रेशन तो हमने चेंज करी, लेकिन एक जो रेट है उस पर कोई भी असर नहीं आया। उस पर असर क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है। बी के चेंज होने से रेट चेंज होगा ही नहीं, और ऐसे ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर जो है वो जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो ऑर्डर कैन बी जीरो और फ्रैक्शन। ठीक है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट यह है कि ऑर्डर की वैल्यू दी कैसे जाएगी। अगर आपको एक्सपेरिमेंट से ही हर बार निकालनी है तो आप कैसे दोगे? तो देखो, इन जनरल तो आप एक्सपेरिमेंट से ही निकालोगे, बट क्वेश्चन के अंदर जब आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया जाता है तो उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर होगी उसको सम कर दो, जिससे आप ऑर्डर कैलकुलेट कर पाओगे। यानी ऑर्डर जो है इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, जो हमने यहां पे लिखा है एक्स और वाई। ठीक है, तो हम बाय डेफिनेशन क्या बोलते हैं? सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और भी 2-3 चीजें हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर के बारे में। ठीक है, बट उसके लिए हमें थोड़ी चीजें और पता होनी जरूरी है, यानी मॉलिक्युलरिटी भी हम पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे। अभी हम बढ़ते हैं अपने के पे, यानी रेट कांस्टेंट क्या है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है और इसकी यूनिट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार। तो अब देखिए, रेट कांस्टेंट के स्मॉल के से डिनोट किया जाता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो हम ये के लिखते हैं इसी को हम रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। तो इसके बारे में कुछ 2-3 चीजें जो हमें जानना जरूरी है। सबसे पहली, इट हैज डेफिनेट वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। मींस हर एक रिएक्शन के लिए इसकी एक डेफिनेट वैल्यू रहेगी। एक मतलब हर रिएक्शन के लिए एक यूनिवर्सल सेम वैल्यू नहीं होगी। अगर आप रिएक्ट करवाते हो ए प्लस बी गिव सी, तो वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की गिव सी की हमेशा सेम रहेगी। बट अगर कोई दूसरी इक्वेशन है ई प्लस डी इज इक्वल टू एफ आ रहा है कुछ, तो उस इक्वेशन के लिए के की वैल्यू डिफरेंट होगी। मतलब हर इक्वेशन की एक डेफिनेट वैल्यू होगी। ठीक है, तो इट हैज डेफिनेट वैल्यू फॉर ईच इक्वेशन, ईच रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहां पे हमने टेम्परेचर बोला कि हाँ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू डेफिनेट होगी। क्यों? बिकॉज रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। सो सेकेंड पॉइंट यही आ जाएगा कि के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है के। बट अनलाइक रेट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोला हमने? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बट इंडिपेंडेंट, बट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। थर्ड चीज कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, ये हम ऊपर ही देख चुके हैं और अभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में भी हमने डिस्कस करा। बट इससे क्या हम सिग्निफिकेंस निकालेंगे? इससे सिर्फ यही मतलब लगाओगे कि अगर किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की वैल्यू
बढ़ती है तो उसका रेट भी बढ़ेगा, या किसी के लिए वैल्यू ज़्यादा है तो उसका रेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये मतलब हमें निकालना है। नेक्स्ट, इसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्यों, रेट लॉ क्यों, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज बाय डेफिनेशन जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूनिटी हो जाएंगे, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 1:1 ले लूं, यूनिटी ले लूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, या रेट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जब हम ए और बी को यूनिटी यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब यूनिटी ले जाएंगे तब के रेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे हम यहां पे करके भी देख लेते हैं। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, ठीक है, अगर दोनों यूनिटी है, 1 मोलर है, देन होगा क्या, तब इक्वेशन क्या बन जाएगी, रेट इज इक्वल्स टू के, 1 की पावर x 1 ही होगा, 1 की पावर y 1 ही होगा, यानी कि रेट इज इक्वल्स टू के आ जाएगा। यानी कि जब कंसंट्रेशन यूनिटी होगी तब आप रेट कांस्टेंट को रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो, यानी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर इसको रेट ऑफ रिएक्शन भी बोला जा सकता है, इसीलिए इसको स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोला जाता है। और बाय डेफिनेशन जब पूछे ना आपसे क्वेश्चन में कि डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन ऑफ के, तो आपको क्या लिखना है, के यानी रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन है इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, हर एक रिएक्टेंट की, ठीक है, ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन पूछे तो हमें इस तरीके से डिफाइन भी कर देना है, और इसीलिए इसको स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोला जाता है। अब आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, यूनिट ऑफ के, जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं मेजरली, यूनिट ऑफ के। तो यूनिट ऑफ के, सबसे पहले यूनिट ऑफ के डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि फिक्स यूनिट नहीं है, ऑर्डर पर डिपेंड करेगी। रिएक्शन का ऑर्डर अगर 1 है तो वैल्यू कुछ और होगी, 2 है तो वैल्यू कुछ और होगी, 3 है तो वैल्यू कुछ और होगी, यानी कि रिएक्शन के ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। और कैसे डिपेंड करता है वो हम इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को देखिए, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर x b की पावर y। ठीक है, सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर लिया इन फॉर्म ऑफ k यानी रेट कांस्टेंट। तो क्या मिला हमें, रेट डिवाइडेड बाय a की पावर x b की पावर y। अब रेट की यूनिट हमें पता है, रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, हमने पीछे डिस्कस करा था। कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर है बिकॉज ये मोलर कंसंट्रेशन होती है, एज इट इज बी की भी यही होगी, मोल पर लीटर। ठीक है, नाउ ध्यान देना, ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, नीचे हम लिख देंगे मोल पर लीटर की पावर x प्लस वाई, और x प्लस वाई को एज अ होल हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मोल पर लीटर, और इस मोल पर लीटर को मैं पावर 1 लिख देता हूं। ठीक है, और डिवाइड में है तो पावर जो है वो माइनस में चली जाती है, तो माइनस x प्लस वाई को हमने क्या लिखा, इस तरीके से, ये x प्लस वाई को हम ऑर्डर लिख देंगे, तो मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर सेकेंड इनवर्स, यानी कि ऑर्डर अगर आपको पता है तभी आप k की यूनिट निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर है 0 तो k की वैल्यू क्या आएगी, k की यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर की वैल्यू 0 डालो सेकेंड इनवर्स, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर, क्योंकि हमने पढ़ा है फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऑर्डर आ जाता है 1.5 आ सकता है, 1/5 का मतलब क्या, 3/2 फ्रैक्शन में है ये हमारे पास चीज,
तो हम K इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर 1 माइनस 1.5 सेकेंड इनवर्स लिखेंगे, पावर माइनस 0.5 आ जाएगी, और माइनस 0.5 का मीनिंग क्या है, मोल की पावर माइनस 0.5 और -1 है इधर, माइनस 0.5 होगा, मल्टीप्लाई होके 0.5 हो जाएगा और सेकंड इनवर्स। तो इस तरह की यूनिट भी आ सकती हैं K की, ठीक है। आपकी वैल्यू डेसिमल में भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आपको दिख सकती है। तो K की वैल्यू, K की यूनिट्स जो है वो डिपेंड करेगी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लिया गया, ठीक है। और इस पे क्वेश्चंस भी काफी बनते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर होगा ना, वो पूरा का पूरा रेट लॉ एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस पर ही होगा। तो उस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि इस पे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स लिख लेना, इंपॉर्टेंट रहेंगे फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहेगा यूनिट ऑफ के। इस पे तो क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है, 1 मार्कर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इस पे, ठीक है। सो अब लास्ट टॉपिक बचा है इसका मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी देखते हैं आप। तो मॉलिक्यूलैरिटी देखते हैं आप। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, सबसे पहले इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है उसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा पार्ट कोलिजन थ्योरी का देखना पड़ेगा, जो कि आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी देखिए एक बार। कोलिजन थ्योरी का छोटा सा पार्ट मैं यहां पे लिख देता हूं। क्या होती है कोलिजन थ्योरी? कोलिजन थ्योरी रेट ऑफ रिएक्शन को बताती है, बट उसको बताने के लिए वो क्या क्या चीजें, क्या क्या कंडीशन उसने लगाई वो बोल देखना। इसने बोला कि अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू गिव प्रोडक्ट, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसने बोला इन ऑर्डर टू गिव प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने के लिए पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट या पार्टिकल्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड, उनका कोलाइड करना जरूरी है एक दूसरे से। पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे तभी वो प्रोडक्ट बना पाएंगे। इन ऑर्डर टू गिव प्रोडक्ट पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, एक साथ कोलाइड होने चाहिए। जैसे आप किसी रिएक्शन में देखते हो, आपने उस रिएक्शन को बैलेंस करा इस तरीके से 2A + B गिव्स C, तो 2A और 1B ये 3 पार्टिकल एक साथ कोलाइड होने चाहिए साइमल्टेनियसली विद सफिशिएंट एनर्जी। कोलाइड करते टाइम उनकी एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए। देखो ध्यान से सुनना, सफिशिएंट एनर्जी वाला पॉइंट क्या है। जैसे दो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे आए और ऐसे कोलाइड करके बहुत आराम से, और एक है कि बहुत तेज आए और ऐसे कोलाइड करे। तो विद सफिशिएंट एनर्जी, हाई एनर्जी से, ताकि वो अपनी रिएक्शन के बैरियर को क्रॉस कर पाए। हर रिएक्शन में एक बैरियर होता है, जिस बैरियर को क्रॉस करने के बाद ही, जिस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के बाद ही वो प्रोडक्ट बना पाता है। तो सफिशिएंट एनर्जी जो वर्ड हमने बोला है, विद सफिशिएंट एनर्जी, उसका मीनिंग क्या है कि वो उस बैरियर को क्रॉस कर दे, इतनी तेज कोलाइड होना चाहिए। साइमल्टेनियसली सफिशिएंट एनर्जी विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोलिजन तो हो रहा है, सफिशिएंट एनर्जी से भी हो रहा है, बहुत तेज आ रहे हैं पार्टिकल्स, लेकिन ओरिएंटेशन ही प्रॉपर नहीं थी, ऐसी थी, ये पार्टिकल ऐसे पड़ा, ये पार्टिकल ऐसे पड़ा, और कोलाइड बिल्कुल साइड से होकर हल्का सा टकरा के निकल गए, तो कोलिजन प्रॉपर नहीं हो पाया। तो ये 3 चीजें उसने बोली कोलिजन थ्योरी ने, कि प्रोडक्ट अगर बनाना है तो पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड, कोलाइड होना जरूरी है, तभी कोलिजन थ्योरी बोला। साइमल्टेनियसली विद ईच अदर, एक दूसरे से कोलाइड होना चाहिए उनको, ठीक है, विद सफिशिएंट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये 3 चीजें होनी चाहिए। अब मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी है कि कितने पार्टिकल्स, जो हमने यहां पे पार्टिकल्स लिखा कोलिजन थ्योरी में, हमने जो पार्टिकल्स लिखा, कितने पार्टिकल कोलाइड हुए प्रोडक्ट बनाने के लिए, बस इतना सा। यहां पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो टर्म है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। यानी कि अगर आप मॉलिक्यूलैरिटी को समझते हो, डेफिनेशन हमें इसकी लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच मस्ट कोलाइड, simultaneously
इन with each other, with each other in order to give product, in order to give product। ठीक है, तो ये होती है मॉलिक्युलैरिटी, कितने पार्टिकल्स कोलाइड होंगे एक रिएक्शन के अंदर ताकि प्रोडक्ट बन जाए। तो अब मॉलिक्युलैरिटी दी कैसे जाएगी, बहुत इजी है मॉलिक्युलैरिटी कैलकुलेट करना। इसको आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो, अनलाइक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड या डिटरमाइन। कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्शन है, जो हमने उधर लिखी है वही लिख लेते हैं, 2A + B गिव्स C। इस रिएक्शन में कितने पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको बनानी है। पहले तो इक्वेशन बैलेंस होना जरूरी है, और उस इक्वेशन में जस्ट क्या करो, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दो, यानी कि मॉलिक्युलैरिटी क्या हो जाएगी इस रिएक्शन की, मॉलिक्युलैरिटी ये हो जाएगी 2 + 1 यानी कि 3। ठीक है, तो हम देते कैसे हैं मॉलिक्युलैरिटी, कैलकुलेट कैसे करते हैं थ्योरेटिकली, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सम कर दो किसका, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनका सम करो इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बट इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो अगर हम इक्वेशन, एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं, AA + BB गिव्स CC + DD, तो यहां पे मॉलिक्युलैरिटी जो है वो क्या लिखी जाएगी, A + B। ठीक है, मॉलिक्युलैरिटी क्या लिखी जाएगी, मॉलिक्युलैरिटी इज A + B। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है मॉलिक्युलैरिटी का। ओके, नाउ इफ मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज 1, देन इट इज कॉल्ड, रिएक्शन इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर मॉलिक्युलैरिटी 1 है तो यूनिमॉलिक्यूलर, 2 है तो बायमॉलिक्यूलर, 3 है तो ट्राइमॉलिक्यूलर। ठीक है, 3 के बाद जो है बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि मॉलिक्युलैरिटी हो, और वो भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ऐसा क्यों। ठीक है, 1 है तो हमने क्या बोला रिएक्शन को, रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहां पे SN1 रिएक्शन जो होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर जो वर्ड वहां पे आया है वो कहां से आया है, यहां से आया है कि वो फर्स्ट उसकी मॉलिक्युलैरिटी 1 है, 2 मींस बायमॉलिक्यूलर। ठीक है, 3 मींस ट्राइमॉलिक्यूलर। अब यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि हमने 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, वैसे 4 भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है, 4 को हम टेट्रामॉलिक्यूलर बोल देंगे, बट हायर देन 3 की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। हम क्वेश्चन क्या लिखते हैं, वाई मॉलिक्युलैरिटी हायर देन 3 इज वेरी रेयर, बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि मॉलिक्युलैरिटी 3 से ज्यादा हो। और ऐसा क्यों होता है, बहुत सिंपल सी बात है कि मॉलिक्युलैरिटी की डेफिनेशन थी कि सारे पार्टिकल्स कोलाइड हो। तो अब इमेजिन करो 2 पार्टिकल कोलाइड हो रहे हैं, तीसरा पार्टिकल भी साइमल्टेनियसली, 3 पार्टिकल आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड हो रहे हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी है 2 पार्टिकल कोलाइड होने की बहुत ज्यादा है, लेकिन 3 पार्टिकल के कोलाइड होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी कि 3 पार्टिकल कोलाइड हो, साइमल्टेनियसली हो, सफिशिएंट एनर्जी से हो, और उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। तो 3 में ही बड़ी दिक्कत आती है कि 3 पार्टिकल कैसे कोलाइड करेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और 3 से ज्यादा यानी कि 4 या 5 पार्टिकल एक साथ कोलाइड हो प्रोडक्ट बनाने के लिए, इनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यानी कि हम यहां पर सिंपल सी बात बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स हायर देन 3 इज वेरी लेस, जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ही कम होती है, इसलिए रेयर होती है। बट ना यहां पे हमने ये तो बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम है,
इसीलिए 3 से ज़्यादा मॉलिक्युलैरिटी नहीं होगी। बट ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई ऐसी रिएक्शन ही नहीं देखी जिसमें आप स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ऐड करो और वो 3 से ज़्यादा ना आए। हमने बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस देखी हैं जिसमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आप देखोगे कि मॉलिक्युलैरिटी तो कई कई की 10 भी आ रही है, कई कई की 16 आ रही है, 20 भी आ रही है। तो ऐसा कैसे हो गया? जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि बहुत रेयर है, और ना मैक्सिमम चांसेस यही होंगे कि आपको दिखेगा कि रिएक्शन के जब कुछ स्टोइचोमेट्रिक को ऐड कर रहे हो तो ऐड करने के बाद आपको वो 3 से हाइयर ही मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन लिखी, इस डेफिनेशन में एक चीज हमने छोड़ दी यहाँ पे, क्या? इन ऑर्डर टू गिव प्रोडक्ट इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन, इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब ये जो हमने वर्ड नया ऐड करा है यहाँ पे, एलिमेंट्री रिएक्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाती हैं उनमें मॉलिक्युलैरिटी देखनी है आपको। और अगर कोई ऐसी रिएक्शन आपको दिखती है, सपोज करो हमें कोई एक ऐसी रिएक्शन दिखती है जिसमें ये लिखा हुआ है 2A + 3B + 2C गिव्स प्रोडक्ट, आपको ऐसी कोई रिएक्शन दिखती है तो इसका डेफिनेटली यही मतलब है कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो ही नहीं रही। इस रिएक्शन को होने में 2 से 3 स्टेप्स लग रहे होंगे, क्योंकि अगर आप सिंपली अगर देखोगे ना तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी आ जाएगी? 2 + 3 5 + 2 7 आ जाएगी, जो कि बहुत कम चांसेस है कि 7 पार्टिकल आपस में कोलाइड हो। तो ऐसा आपको अगर मिलता है तो ये एग्जाम्पल होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो कि एक से ज्यादा स्टेप्स के अंदर पूरी होती हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की डेफिनेशन में क्या बोलेंगे? रिएक्शन विच टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, मोर देन वन स्टेप। और ऐसी रिएक्शंस के लिए आप मॉलिक्युलैरिटी नहीं बता सकते जस्ट बाय लुकिंग दी रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन को देख के, और कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं होता आप इसमें, क्योंकि आप खुद सोच सकते हो कि अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो ये सारे पार्टिकल्स कोलाइड नहीं कर रहे हैं, इनमें से कुछ पार्टिकल्स कोलाइड करके कुछ एक स्टेज पे जा रहे हैं, फिर वो पार्टिकल आपस में कोलाइड करके दूसरी चीज बना रहे हैं, वो पार्टिकल्स आगे फर्दर कोलाइड करके कुछ और बना रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं कि कुछ पार्टिकल कोलाइड करे, इंटरमीडिएट बनाया, फिर पार्टिकल कोलाइड करे, फिर कुछ इंटरमीडिएट बना, ऐसे इंटरमीडिएट बनते बनते आगे जाके प्रोडक्ट बनता है। तो ये सारे पार्टिकल एक साथ कोलाइड हो ही नहीं रहे, तो बाय डेफिनेशन मॉलिक्युलैरिटी होगी ही नहीं इसके अंदर ये। ठीक है ना? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर आप ऐसे कभी नहीं बताओगे। बट SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, उसमें आप बोलते हो कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ऑल्दो वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, 2 स्टेप में कवर होती है। ठीक है, आप हेलोअल्केन्स के अंदर पढ़ते हो SN1 रिएक्शन, जो कि आपकी 12th में आती है। ठीक है, तो उसमें वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हो उसको, और उसमें आप मॉलिक्युलैरिटी बताते हो। और यहाँ पे हमने लिखा है किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर बताना है। तो उन रिएक्शंस के अंदर आप कैसे बताते हो वो हमें समझना है। ठीक है, तो अब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं हम और उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को अच्छे से समझते हैं। एग्जांपल एक AB की फॉर्म में हम ले लेते हैं कि एक सपोज करो रिएक्शन है 2A + B गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, बट ये रिएक्शन हमने ऑब्जर्व करा डायरेक्ट नहीं होती। कैसे होती है ये रिएक्शन? पहले A B से रिएक्ट करता है और C बनता है। ठीक है, फिर A रिएक्ट करता है C से, प्रोडक्ट बनता है। तो आप जब ऐड अप करोगे इन दो रिएक्शंस को, जब मैं इन दो रिएक्शंस को ऐड करूंगा तो 2A रिएक्टेंट साइड C है, प्रोडक्ट साइड C है, कैंसिल आउट हो जाएगा, B गिव्स प्रोडक्ट। तो हाँ, ओवरऑल रिएक्शन तो हमें सेम मिल रही है, बट हो ये एक से ज्यादा स्टेप में रही है। ठीक है, तो अब इसमें मॉलिक्युलैरिटी कैसे बताएं हम? वैसे तो देखो दोनों में सेम है, इसको ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूं ताकि चेंज हो जाए। यहाँ पे मैंने D लिख दिया, यहाँ पर भी D लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं पहले स्टेप में देखूंगा तो फर्स्ट स्टेप की मॉलिक्युलैरिटी क्या है? 2, और सेकंड स्टेप की मॉलिक्युलैरिटी क्या है? 3। तो अब मैं इस रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी बताऊं कैसे? ना इस रिएक्शन के लिए अगर मैं देखूंगा, इसके पहले स्टेप के लिए देखूंगा जो कि एक सिंगल स्टेप है,
उसके लिए देखूंगा तो मेरे को दिख रहा है कि 2 पार्टिकल्स कोलाइड हो रहे हैं, और सेकंड रिएक्शन के लिए देखूंगा तो मेरे को दिखेगा कि 3 पार्टिकल्स कोलाइड हो रहे हैं। तो मॉलिक्युलैरिटी कैसे बताई जाए? तो यहां कंसेप्ट आता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो जब हमने रिएक्शन देखी कि एक से ज्यादा स्टेप के अंदर कवर हो रही है, तो उसमें ना एक चीज हमने और ऑब्जर्व करी कि एक रिएक्शन तो बहुत फास्ट हो रही है और एक रिएक्शन हो रही है स्लो। और जो स्टेप स्लो होता है, जो आप 2 स्टेप कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 4, 5, जितने भी स्टेप में रिएक्शन हो रही है, जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसी स्टेप को क्या बोला जाएगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप एक्चुअली में रेट सिर्फ और सिर्फ इससे पढ़ोगे, इससे रेट नहीं पढ़ना हमें। ऐसा हमने क्यों बोला कि स्लोवेस्ट स्टेप जो है वो एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इसके लिए ना एक एग्जांपल समझो, एक छोटा सा एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल है हमारे पास। सपोज करो कि आपको ना एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में आपको कुछ ना कुछ वेरीफाई करवाने हैं, कुछ ना कुछ स्टैंप वगैरह लगवाने हैं, ठीक है। तो आप उस डॉक्यूमेंट को एक ऑफिस में लेकर गए, उस ऑफिस में 4 डिफरेंट आपको डेस्क दिख रहे हैं, ठीक है, और हर डेस्क पे आपको कुछ ना कुछ स्टैंप लगवाना है या सिग्नेचर लगवाना है। 4 डेस्क हैं, पहले डेस्क पे गए आप, दूसरे पे गए, तीसरे पे गए, चौथे पे गए, तब जाके फाइनली वो वेरीफाई हुआ आपका डॉक्यूमेंट। तो अब आपने क्या करा, आप गए ऑफिस के अंदर, आप पहली लाइन में लगे, ठीक है, पहली लाइन में आप लगे, आपने देखा कि वहां पर एक भी मतलब भीड़ कुछ भी नहीं है, आप गए, जाते ही स्टैंप लगाया, आप सेकंड लाइन में आ गए। सेकंड लाइन में आप क्या देख रहे हो कि बहुत ज्यादा भीड़ है और जो काम कर रहा है वहां पे वो बहुत स्लोली काम कर रहा है। तो उस प्रोसेस को होने में सेकंड जो आपका स्टैंप लग रहा है, उस स्टैंप को लगने में आधे घंटे से भी ज्यादा टाइम लग गया। और उसके बाद जब आप थर्ड स्टेप में, अगेन वो स्टेप फास्ट है, उसमें 1 से 2 लोग खड़े हैं, आपने जल्दी से वो भी करवा लिया। फोर्थ स्टेप पे गए हम, उसमें भी स्टैंप बहुत जल्दी लगा दिया। तो अब आपके माइंड में क्या रहा? आपके माइंड में ये रहा कि सेकंड स्टेप जो था ना, उस स्टेप में सारा का सारा टाइम चला गया। तो अगर आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम वही सेम प्रोसेस करवाने जाओगे तो आप क्या सोचते हुए जाओगे कि वो जो सेकंड लाइन थी ना, उस लाइन में भीड़ ना हो। इसका मतलब आपने क्या सोचा? आपने अपनी पूरी की पूरा जो टाइम था, आपका जो पूरा पूरा रेट था, जो स्पीड थी, आपने पूरा फोकस कर दिया किस पे? वो सेकंड वाली लाइन पे। क्यों करा? क्योंकि वो था स्लोवेस्ट स्टेप आपके प्रोसेस का। और स्लोवेस्ट स्टेप में अगर आप उसको स्टडी करते हो तो आप ये पता लगा लोगे उस स्लोवेस्ट स्टेप में कि कितनी इजीली आप रिएक्शन, कितनी फास्ट आप रिएक्शन करवा सकते हो। आपने उस सेकंड जो स्टेप वाली लाइन थी, आपने उसको स्टडी करना शुरू करा कि हाँ भाई दोपहर में भीड़ कम होती है, तो आप दोपहर में गए, आपने उस स्लोवेस्ट स्टेप को पढ़ा, ठीक है। आपने देखा कि सुबह सुबह भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो आप सुबह गए नहीं, तो आपने क्या करा? उस स्लोवेस्ट स्टेप को पढ़ा, आपने सारा फोकस उधर ही कर दिया। ऐसे ही रिएक्शन के अंदर होता है, जो स्टेप फास्ट है उसको तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं, वो तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो स्टेप स्लो है, उस स्टेप पे सारा का सारा फोकस करना है। वही आपका एक्चुअली में एक रिएक्शन के रेट को, उसकी स्पीड को डिफाइन करता है। तो इसीलिए जब आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगी तो आपको उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में देखना है कि मॉलिक्युलैरिटी किस स्टेप की देखी जाए। तो आपको किसकी देखनी है? स्लोवेस्ट स्टेप की, यानी मॉलिक्युलैरिटी इज 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर। अगर आपको स्टेप वाइज रिएक्शंस गिवन हो, देखो अगर डायरेक्ट रिएक्शन गिवन है ये, तो इस रिएक्शन के लिए तो हम साफ साफ लिख देंगे नो सिग्निफिकेंस, मॉलिक्युलैरिटी हैज नो सिग्निफिकेंस, मॉलिक्युलैरिटी हैज नो सिग्निफिकेंस। बट अगर आपको स्टेप वाइज चीजें पता हो तब आप इस रिएक्शन के लिए बोल सकते हो ट्राई मॉलिकुलर, क्योंकि 3 मॉलिकुलर हैं स्लोवेस्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। और मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर फॉर स्लोवेस्ट स्टेप इज ऑलवेज इक्वल, यानी कि जब स्लो स्टेप की बात करी जाएगी तो इधर मॉलिक्युलैरिटी 3 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 3 ही होगा। ये भी अभी हम आगे लिखते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका मॉलिक्युलैरिटी। अब इसके बारे में 2 से 3 पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है वो ही देख लो फटाफट से। सबसे पहले हमने क्या बोला, ये जो वैल्यू है ये थ्योरेटिकली डिटरमाइन हो सकती है,
थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट, कैन ओनली बी होल नंबर ही हो सकती है। ये तो सिंपल सी बात है कि पार्टिकल्स कभी आधा नहीं होगा, कभी एक से कम नहीं होगा, जीरो नहीं, सॉरी नेचुरल नंबर लिखना है हमें यहाँ पे, नेचुरल नंबर, होल नंबर भी नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि जीरो पार्टिकल भी कभी नहीं होगा। मींस 1 2 3 4 5 6 7 यही मॉलिक्युलरिटी पॉसिबल है। मॉलिक्युलरिटी ना तो जीरो हो सकती है ना फ्रैक्शन में हो सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर है। अनलाइक ऑर्डर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैन बी जीरो और फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस, molecularity has no significance for complex reaction. Molecularity has no significance for complex reaction, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें मॉलिक्युलरिटी के बारे में पता होने चाहिए। यहां तक मॉलिक्युलरिटी वाले पार्ट तक अब आपका ये पूरा रेट लॉ एक्सप्रेशन कवर हो चुका है, ठीक है। अब इसमें ना ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच में डिफरेंस काफी जगह पूछे जाते हैं कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस बताइए। तो एक एक करके हम ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच में हर एक डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। जो भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं उन्हीं के बेसिस पे हम डिफरेंस पढ़ेंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी में, ठीक है। सो देखिए, फटाफट से मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं, जो कि अभी आपने चीजें पढ़ी हैं उन्हीं से रिलेटेड है सब कुछ, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमने केमिकल इक्वेशन ली, ए गिव्स बी गिव्स प्रोडक्ट, रेट लॉ इक्वेशन लिख ली। नाउ ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ। रेट लॉ के अंदर जो कंसंट्रेशन है उनकी पावर का सम है। मॉलिक्युलरिटी क्या है, मॉलिक्युलरिटी है जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें स्टोइचियोमेट्री का सम, a प्लस बी करा है हमने यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन कर सकते हो। ऑर्डर क्या है, कितना सेंसिटिव होता है आपका रेट विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट में चेंज होने से रेट कितना चेंज होगा, तो वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही बता सकता है। ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो थ्योरेटिकली, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आपको सिंपली क्या करना है, एलिमेंट्री रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्री a प्लस बी को ऐड कर दो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसे निकालोगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर है तो पहले तो सिग्निफिकेंट है नहीं उसके लिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर आप स्लोवेस्ट स्टेप में सेम चीज कर दो, स्लोवेस्ट स्टेप जो है उसका, उसमें उनके स्टोइचियोमेट्री को ऐड कर दो, ठीक है, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज, कैन बी जीरो और फ्रैक्शन। ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, बट मॉलिक्युलरिटी सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर होगा। नेक्स्ट इज, कैन बी एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, ना हमने उसमें डिस्कस करा कि रिएक्शन को एलिमेंट्री होना चाहिए या कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, तो इसमें दोनों पे वर्क करती है। बट अगर आप मॉलिक्युलरिटी पढ़ते हो, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो एज इट इज दे दी जाएगी, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपके पास है तो सिंपली आप उनके पार्टिकल्स, उनकी जो स्टोइचियोमेट्री उनको ऐड नहीं करोगे, स्लोवेस्ट स्टेप देखना पड़ेगा आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, तब मॉलिक्युलरिटी पता लगा पाओगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, एक हमें पॉइंट दोनों में कॉमन क्या है कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसकी मॉलिक्युलरिटी और ओवरऑल ऑर्डर जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी कैसे देखनी है, फॉर स्लोवेस्ट स्टेप, जो स्लोवेस्ट स्टेप की मॉलिक्युलरिटी होगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर वो ओवरऑल ऑर्डर के इक्वल होगी। क्लियर। तो देखिए ये आपका हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी चीजें होती हैं वो सारी हमने डिस्कस कर ली आज। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो इसी के ऊपर, जो चीज आपने डिस्कस करी है, फैक्टर्स वाला हो गया था हमारा और रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन दोनों वीडियोस के ऊपर, इन दोनों लेक्चर के ऊपर जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप you like this video. Thank you.